अमेरिका के पेंटागन में अचानक से पूरी दुनिया की नज़र लग गई है और अचानक हलचल है वो बढ़ गई है। पेंटागन जो उनका रक्षा मंत्रालय होता था उसको चेंज करके अभी नए जो रक्षा मंत्री बने हैं अमेरिका के, तो वो वहाँ पर जैसे अपने यहाँ मंत्री का दर्जा होता है वहाँ सेक्रेटरी होते हैं। तो जो डिफेंस सेक्रेटरी है उसने आते ही अपने डिपार्टमेंट का नाम बदला है और उसको बना दिया है अब वॉर डिपार्टमेंट। और पेंटागन और उसके आसपास जो भी उसकी बिल्डिंग्स हैं या ऑफिस हैं या दफ्तर हैं उनमें या सभी डॉक्यूमेंट्स में लिखवा दिया है कि ये रक्षा मंत्रालय नहीं है, डिफेंस मिनिस्ट्री नहीं है या डिफेंस डिपार्टमेंट नहीं है, ये वॉर डिपार्टमेंट है। इसको वॉर सेक्रेटरी बना दिया गया है। और उन्होंने दुनिया भर में जो अमेरिका के जनरल्स हैं उनको इकट्ठा करके सभी जनरल्स की एक मीटिंग कॉल करी है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि जो ग्लोबल पॉलिटिक्स और ग्लोबल वॉर के अंदर जो घटनाक्रम बढ़ रहा है उसको लेकर अमेरिका में कौन सी खिचड़ी पक रही है। यूएन सिक्योरिटी की बैठक के बाद उसमें जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपना संबोधन दिया और डोनाल्ड ट्रंप के सामने जो स्थितियां पैदा हुई, जो समस्याएं उनके सामने आई थी, और उसके बाद से उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने एक मीटिंग कॉल करी है कि पूरी दुनिया भर से उनके जो जनरल्स हैं, अभी पूरी दुनिया के जनरल्स क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अमेरिका एक ऐसा देश है उसके पूरी दुनिया में अलग अलग ब्लॉक बना रखे हैं उन्होंने, अलग अलग कमांड बना रखी है। जैसे ईस्टर्न कमांड है, सेंट्रल कमांड है, या फिर मिडिल ईस्ट की जो कमांड है, नॉर्दर्न, साउदर्न, ये जो कमांड्स हैं उनकी अलग अलग रीजनल जो ऑफिसेज और बेस बना रखे हैं उनमें उनके कर्नल और जनरल लेवल के जो उनके अधिकारी होते हैं वो बैठते हैं। अपने यहाँ जैसे नौसेना, वायुसेना और थल सेना के जो अध्यक्ष होते हैं, वैसे अमेरिका में बहुत सारे जनरल हैं। उनका सीडीएस अलग है, उनका जैसे टेक्निकल जनरल वो अलग है, साइबर जो सिक्योरिटी है उसका जनरल अलग है, मिडिल ईस्ट का अलग है, सेंट्रल कमांड का अलग है, रसिया और उस इलाके को देखने के लिए अलग है, या फिर जो अफ्रीकी देश हैं उनको देखने के लिए अलग है। और उनके भी चार चार बॉडी, मैन है, डेप्यूटी है, उनके सबॉर्डिनेट हैं, तो लगभग 800 के करीब जो उनके जनरल होते हैं जो स्थानीय और जो पूरी दुनिया में होते हैं। जैसे अभी अभी उन्होंने मार्को रूबियो से पहले एक जो सेंट्रल कमांड में कतर में जो एक सम्मेलन हुआ था और उसमें पाकिस्तान के जो तथाकथित फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर हैं वो उनके फेयरवेल में गए थे और नया है उसका अपॉइंटमेंट में। तो ऐसे अपने भी भारत को भी जैसे म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये जो क्षेत्र हैं या भारत, इसको साधने के लिए इधर जो जनरल अलग होते हैं। तो इंडिया को या किसी भी देश को अपने देश की रक्षा के लिए अपने क्षेत्र में रखने पड़ते हैं, लेकिन अमेरिका तो ठहरा दुनिया भर का दादा गुंडा, तो उसको पूरी दुनिया के लिए जनरल्स की ज़रूरत होती है। तो उन्होंने अपने सभी जनरल्स को कॉल करके बुलाया है कि जो जो ब्रीफ करना है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। अमेरिका इस तरह का तो कभी पहले किया नहीं है, और जो स्थितियां बन रही हैं पूरी दुनिया में रसिया यूक्रेन को लेके, और रसिया जिस तरीके से पोलैंड और दूसरे जो नाटो कंट्री हैं उनके ऊपर जो ड्रोन और उनका जो एयरबेस है उसको ब्रेक कर रहे हैं, तो ये देखते हुए शायद कोई अंदर खाने जो खिचड़ी पक रही है अमेरिका होने के बाद ही पता चलता है। कल वो मीटिंग होगी, उसके बाद पता चलेगा कि क्या, और सही बात तब भी तथ्य के रूप में नहीं आएगी, क्योंकि किस देश पर कहाँ पर वो हमला करने जा रहे हैं। या तो दो तीन चीज़ें हैं, लोग कयास लगा रहे हैं, या तो ईरान के ऊपर, क्योंकि अभी जो 5 मुस्लिम देशों के राष्ट्राध्यक्ष है पाकिस्तान, तुर्की और इनसे मिले हैं, तो ये क्षेत्रीय संतुलन को, कि कल को यदि ईरान के ऊपर हमला होता है तो ये जो गुलाम बनाए गए हैं नए नए, ये एक तो चुप पड़े रहें और अपने अपने देशों में जो बेस बने हुए हैं अमेरिका के उनको आसानी से और गोपनीय तरीके से ये यूज़ करने दें। और जो ट्रांसपोर्टेशन की या कार्गो जो पहुंचाने होते हैं या जो सहायताएं होती हैं, मेडिकल जो इक्विपमेंट और हेल्प होती है, वो सब करने के लिए इन देशों को यूज़ किया जाएगा। इसमें इन्हीं देशों के अंदर जो वॉरफेयर होती है, आपकी जो एक झूठी खबरें वायरल की जाती हैं, ये सब इनको टैक्टिक है वो बताई जाती हैं। और शायद या तो ईरान की भाव भूमिका तैयार की जा रही है, क्योंकि इजराइल का अग्रेशन, ट्रंप का यहाँ सभी जनरल्स को कॉल करना और बार बार ईरान के जो न्यूक्लियर साइट हैं उनको टारगेट करना, जो संधि करने चाह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, डील कर रहे थे, उसका अभी तक ना होना, ये सब ये कयास लगा रहे हैं और बताता है कि कहीं ना कहीं नंबर 1 पर ईरान के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट होना ड्यू है
वो शायद अमेरिका स्टार्ट कर सकता है। और दूसरा संकेत दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल ट्रुथ से। ट्रंप ने कल अचानक यूएन सिक्योरिटी की बैठक से आते ही एक ट्वीट किया है अपने सोशल मीडिया ट्रुथ पर। तो वहाँ पर लिखा है कि नाटो जो देश हैं हम उनको हथियार देंगे। अमेरिका बहुत चालाकी से इस गेम को प्लान कर रहा है कि डायरेक्ट यूक्रेन को देंगे तो मेरी जो संधि करने की जो चर्चा चल रही है वो डिस्टर्ब होगी, और डायरेक्ट उसको देना नहीं है। नाटो को भी उलझाना है कि उसके ऊपर भी हमला होने की आशंका है, तो नाटो को हथियार देंगे और नाटो है वो यूक्रेन की मदद कर सकता है। मतलब यूक्रेन से लेके और पूरा यूरोप जो है वो उस लपेटे में आ जाएगा कि ये संगठित होकर के वो लड़े। अमेरिका डायरेक्ट यदि यूक्रेन को देता है तो नाटो फिर अलग हो जाता है। तो उनकी भी बात रखने के लिए, यानी उनको इस वॉर में, युद्ध में शामिल करने के लिए कि मैं आपको हथियार दूंगा, आप हथियार खरीद रहे हैं और फिर आप यूक्रेन को दे सकते हैं और यूक्रेन रसिया के ऊपर हमला कर सकता है। और डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है कि यदि यूक्रेन चाहे तो जो रूस ने उसकी ज़मीन कब्जाई है वो भी ले सकता है, और मैं तो कहता हूँ कि उससे ज़्यादा ले सकता है। तो इस ट्वीट के पीछे का संकेत क्या है, ये जो ग्लोबल पॉलिटिक्स को और वॉर हेड जो चैलेंजेज को समझते हैं वो जान गए हैं कि ज़रूर डोनाल्ड ट्रंप है वो अपनी सभी सेना अध्यक्षों को बुला करके, जनरल्स को इकट्ठा करके कोई ब्रीफ करने वाले हैं कि किस तरह से नाटो की हेल्प करके यूक्रेन के माध्यम से और रसिया के ऊपर हमला किया जाए। क्योंकि वो साफ तौर पर कह चुके हैं कि प्रोवोक करने के लिए रसिया को, कि रसिया के पास कुछ है नहीं। यदि उसके पास कोई दम होता या इस तरह की ताकत होती तो यूक्रेन जैसे छोटे से देश को 3 साल तक कैसे झेलते। और ये सब जानते हैं कि केवल यूक्रेन नहीं लड़ रहा है, उसके साथ नाटो भी है, अमेरिका भी है। लेकिन उनका कहने का मतलब है कि आपके पास फिर भी इतनी पावर होती तो आप एक साथ ये सब कर सकते थे और यूक्रेन को निपटा सकते थे, लेकिन फिर भी आप नहीं कर पाए। इसका मतलब रूस के अंदर ऐसी ताकत अब नहीं बची है, और इसी गिरते हुए ग्राफ को नाटो और यूक्रेन के साथ साथ करके अमेरिका रूस के ऊपर शायद हमला करने की योजना है वो बना रहा हो। और इसके पीछे जो आप देख रहे होंगे कि जो उनका न्यूक्लियर बॉम्ब लेके जाने वाला B-2 बॉम्बर जो प्लेन है वो भी उधर उड़ाया जा रहा है, और कई ऐसे मिसाइलें भी यूक्रेन को दी हैं, नाटो को दे रहा है अमेरिका, और खुले तौर पर ये कह रहा है कि आप हम हथियार हैं वो देना शुरू कर देंगे और जितना चाहे यूक्रेन है वो रसिया के ऊपर मार सकता है। आपको याद होगा पहले यूक्रेन को पाबंद कर रखा था बाइडेन के समय में भी और ट्रंप के समय में भी कि जो लंबी दूरी की जो मिसाइल है वो रसिया पर ना मारें, ताकि ये कॉन्फ्लिक्ट है वो ज़्यादा नहीं बढ़ जाए। और यदि वास्तव में जो दुनिया भर के शेयर मार्केट हैं वो बता रहे हैं कि कुछ अनिष्ट होने की आशंका है, यदि रसिया के ऊपर नाटो और यूक्रेन मिल करके हमला करते हैं तो आने वाला समय है वो केवल यूक्रेन तक या रसिया तक सीमित नहीं रहेगा। वो नाटो के रास्ते खाड़ी देशों में, ईरान, ये लगते अमेरिका और एशिया, दक्षिण एशिया है उस तक हैं, ये पहुंच जाएंगी। और आप देख रहे होंगे दुनिया भर के देश हैं, चाहे वो भारत हो, पाकिस्तान हो, ईरान हो या फिर नाटो कंट्रीज हो, सब अपने अपने हथियारों का टेस्ट कर रहे हैं और उनकी बढ़ोतरी कर रहे हैं, संधि कर रहे हैं। अभी पाकिस्तान से सऊदी अरबिया ने जो संधि करी है, ईरान बहुत उसको लेकर के जिज्ञासु है। तो तरह तरह के जो सिनारियो जो बन रहे हैं मिडिल ईस्ट में, नाटो में, रशिया की तरफ, अमेरिका में, ये सब चीज़ें बताती हैं कि आने वाले 1-2 महीने में बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस के साथ में ये ग्लोबल पॉलिटिक्स है, या हो सकता है कि जो वॉर है वो स्टार्ट हो जाए और दुनिया के सामने एक बड़े संकट की जो धमक है वो आ सकती है। तो देखते हैं कि ईश्वर से प्रार्थना है कि ऐसी कोई स्थिति ना हो और दुनिया में जो मानवता है उसकी रक्षा हो। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। यदि आपको हमारा कंटेंट है वो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक करिए, सपोर्ट करिए हमारे को, और चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।